नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि भाई भोजन का असली मूल्य क्या है। ये कहानी है बर्बादी की, भूख की और हमदर्दी की। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर हो या गरीब, सबकी भूख एक जैसी ही होती है। कितना सच है ना? यही एक लाइन, यही एक सोच इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी नींव है। इसी एक सच के इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी कहानी घूमेगी। तो कहानी हमें ले चलती है मीरपुर नाम के एक छोटे से गांव में, और यहीं हमारी मुलाकात होती है मीना और उसके पिता रमेश से। इनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा और उन्हें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देगा। सोचिए, एक बिल्कुल आम सा दिन था और एक छोटा सा हादसा इस परिवार की दुनिया ही पलट देता है। पिता रमेश का पैर टूट जाता है। अब वो एक मोची हैं, तो पैर टूटने का मतलब है कि कमाई का जो एक ही जरिया था वो भी बंद। और देखते ही देखते घर पर भुखमरी का खतरा मंडराने लगता है। हम समझ सकते हैं कि वो कितने लाचार महसूस कर रहे होंगे। लेकिन इस मुश्किल वक्त में मीना हार नहीं मानती। वो जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर उठा लेती है। अपने पिता को इस हाल में देखकर वो ठान लेती है कि कुछ भी करके अपने परिवार को बचाना है, और बस वो काम की तलाश में निकल पड़ती है। देखिए जरा इस लड़की की हिम्मत। और अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक ही गांव, लेकिन दो अलग अलग दुनियाएं। बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ है मीना का घर, जहां रोटी के एक एक टुकड़े के लिए जद्दोजहद है, और दूसरी तरफ गांव के मुखिया का घर, जहां इतना कुछ है कि उसकी कोई कदर ही नहीं, बस बर्बादी है। ये फर्क यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ मीना, जो जिम्मेदार भी है और जिसके दिल में दया भी है, और दूसरी तरफ है मुखिया का बेटा गोपाल, जिसे अपनी दौलत पर बेइंतहा गुरूर है। उसे लगता है कि जो कुछ भी है वो सब उसका है। और बस यही फर्क, यही अमीर गरीब की खाई उनकी पूरी जिंदगी की कहानी कह देती है। तो मीना पहुंचती है गांव के मुखिया रामलाल के पास, काम की उम्मीद लेकर। लेकिन रामलाल को उसमें मीना की जरूरत नहीं दिखती। उसे दिखता है एक मौका बहुत ही कम पैसों में एक नौकरानी रखने का। वो उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की सोचता है। इससे साफ पता चलता है कि उसके दिल में हमदर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं है। और ये फर्क सबसे ज्यादा तब चुभता है जब बात खाने की आती है। जरा सोचिए, एक तरफ मीना है जो घर में बची आखिरी 2 रोटियां अपने बीमार पिता को खिलाकर खुद पानी पीकर सो जाती है, और दूसरी तरफ मुखिया के बेटे गोपाल की पार्टी चल रही है और वहां का बचा हुआ इतना सारा लजीज खाना कुत्तों को डाला जा रहा है। ये देखकर किसी का भी दिल टूट जाएगा। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां चीजें बदलने वाली हैं। ये वो पल है जब मीना ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करती है, और बस यहीं से असली कहानी, असली टकराव शुरू होता है। हमें जितनी भूख हो उतना ही खाना प्लेट में लेना चाहिए। खाना बहुत कीमती होता है, हमें इसे ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये शब्द मीना के हैं। कितने सरल लेकिन कितने गहरे। वो गोपाल और उसके दोस्तों को खाना बर्बाद करते देखती है और बड़ी ही विनम्रता से बस ये बात कहती है। ये उसकी परवरिश, उसके संस्कार और उसकी हिम्मत को दिखाता है। लेकिन गोपाल को ये सलाह कहाँ हजम होने वाली थी। वो तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, और उसका जवाब सुनिए। ये सब मेरा है, मुझे कितना खाना है और कितना प्लेट में छोड़ना है ये मेरी मर्जी है, समझी? उसका ये जवाब, उसका ये घमंड साफ दिखाता है कि उसे लगता है कि पैसे से उसने सब कुछ खरीद लिया है, और अपनी इस ईमानदारी की मीना को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बात को दबाने के लिए गोपाल उल्टा उसी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा देता है, और उसका बाप रामलाल बिना कुछ सोचे समझे, बिना सच जानने की कोशिश किए अपने बेटे की बात मान लेता है, और मीना को बिना उसकी मेहनत के पैसे दिए घर से निकाल दिया जाता है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त का पहिया हमेशा घूमता है, और जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, यहाँ भी कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। अब हम देखेंगे कि किस्मत कैसे अपना खेल खेलती है और कैसे नेकी को इनाम और लालच को सजा मिलती है। तो बेचारी मीना सड़क पर अकेली रो रही होती है। तभी एक फरिश्ते की तरह उसकी स्कूल टीचर वहां आ जाती हैं। वो मीना की पूरी कहानी सुनती हैं और उसे अपने घर पर काम दे देती हैं। इतना ही नहीं, उसका एडमिशन भी एक सरकारी स्कूल में करा देती हैं। मतलब मीना की अच्छाई बेकार नहीं गई। आखिरकार उसे एक नई उम्मीद की किरण नजर आती है। और जिस वक्त मीना की जिंदगी में सवेरा हो रहा होता है,
ठीक उसी वक्त गोपाल की जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। उसके पिता रामलाल को बेईमानी के जुर्म में पुलिस पकड़ लेती है। घर, जमीन, सब कुछ सब जब्त हो जाता है। और जिस गोपाल को अपनी दौलत पर इतना घमंड था, वो सड़क पर आ जाता है। इसे ही कहते हैं कर्म का फल। बिल्कुल। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में आ गए हैं और यहाँ ये दोनों किरदार मीना और गोपाल एक बार फिर आमने सामने आते हैं, लेकिन इस बार हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं और यही मुलाकात इस कहानी की सबसे बड़ी सीख देगी। ये वो पल है जहां किस्मत का पूरा खेल साफ नजर आता है। मीना उसी गोपाल को देखती है जो एक दिन खाने को फेंक रहा था। आज वही गोपाल खाने के लिए भीख मांग रहा है, भूख से तड़प रहा है। अब सोचिए, मीना के हाथ में है सब कुछ। वो चाहे तो उसे नजरअंदाज कर दे या उसकी मदद करे। और मीना क्या करती है? वो बदला नहीं लेती, वो चुनती है इंसानियत को। वो गोपाल को अपने घर ले जाती है और अपने हिस्से का सादा खाना उसके साथ बांटकर खाती है। ये दिखाता है कि मीना का दिल कितना बड़ा है। जब गोपाल हैरान होकर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो मीना का जवाब इस कहानी का सार है। वो कहती है, मैंने तुम्हें खाना इसलिए खिलाया क्योंकि मैं जानती हूं कि भूख क्या होती है। अमीर हो या गरीब, सबकी भूख एक जैसी ही होती है। वही शब्द जो हमने शुरुआत में सुने थे। लेकिन अब इन शब्दों में एक पूरी जिंदगी का तजुर्बा शामिल है। मीना की इस नेकी का असर गोपाल पर होता है। वो शर्म से पानी पानी हो जाता है, वो माफ़ी मांगता है और उस दिन से वो मीना को अपनी बहन की तरह मानता है। ये इस बात का सबूत है कि दया और करुणा में कितनी ताकत होती है। वो किसी भी इंसान को बदल सकती है। तो ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। वही सवाल जो हमने शुरू में उठाया था कि भोजन का असली मूल्य क्या है। क्या ये सिर्फ वो कीमत है जो हम अदा करते हैं, या इसका असली मोल भूख को समझने में, हमदर्दी दिखाने में और इंसानियत में छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।